आउट करना है कि वो सारे हो गए। उसके बाद तुम लोग जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक स्टेप अभी आगे चल रहे हो, मतलब पहले ही सॉल्व करके आ रहे हो, वो काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आज का टॉपिक आज उसका जाकर के प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो वो भी चल सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब इसमें पैकेज और पीछे वाले जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए इसमें। मतलब कि तुम पैकेज के भी क्वेश्चन कर रहे हो, एससी वर्मा भी कर रहे हो, डीसी पांडे भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, वो सब नहीं। वो सब में फंस जाओगे तो फिर कोई फायदा निकल निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं इसमें, इस वजह से टाइम देकर के उनको सॉल्व करो। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ इस सेटिस्फैक्शन में मत रहो कि भाई मेरा तो हो गया, मेरे 15 क्वेश्चन हो गए 25 में से, मेरा तो हो गया। लास्ट के जो 10 बचे हुए हैं वही तो मेजर है ना, उसको कैसे अप्रोच करके सॉल्व करोगे वही तो मेन लर्निंग है ना। तुम जितना सीखना था तुमने सीख लिया 1-2 साल में, अब उसका अगले स्टेप पे हो ना तुम। अब तुम अगर अपने आप को मनाओगे कि मैं 15 क्वेश्चन में ही रहूंगा, मेरा तो सही चल रहा है, तो वैसा नहीं होगा ना फिर। ठीक है, अटेम्प्ट गड़बड़ हो जाएगा फिर। सो एनीवे, सो इस बात का ध्यान रखो, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास होगी रिलेटिव मोशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं फटाफट बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है, और फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। सो सबसे पहले डेफिनेशन। सो व्हाट इज रिलेटिव मोशन? सो रिलेटिव मोशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मोशन और रेस्ट के बारे में समझते हैं। सो मोशन और रेस्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को कब हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में है और कब हम बोल सकते हैं कि रेस्ट में है? जैसे तुम लोग यहाँ पे सामने बैठे हुए हो सब कोई, तो तुम रेस्ट पे हो कि मोशन में हो? अगर मैं देख रहा हूं तुम्हें तो रेस्ट पे हो, लेकिन अगर मान लो कोई अर्थ से बाहर जाकर के देखे तुम्हें तो मोशन में हो। सो बेसिकली मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव चीज होता है, एब्सोल्यूट चीज नहीं होता। ये दोनों के दोनों टर्म्स जो है ये रिलेटिव चीज होता है। रिलेटिव होने का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू, किसी के रिस्पेक्ट में। जब भी रिलेटिव की बात होगी तो किसी के रिस्पेक्ट में बात होगी, और वो जो रिस्पेक्ट है वो है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे क्लास में खड़े होकर के तुमको अगर देखे तो तुम रेस्ट पे दिखोगे, लेकिन यही ऑब्जर्वर अगर अर्थ से बाहर चला जाए और फिर तुमको देखे तो तुम मोशन में दिखोगे। सो मोशन और रेस्ट इस वजह से रिलेटिव एंटिटीज होते हैं, ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, सो इसको अगर हम वेक्टर टर्म्स में डील करें, वेक्टर के टर्म्स में अगर हम इसको समझे, तो वेक्टर के टर्म्स में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अगर कोई पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और सामने एक दीवार है। ठीक है, तो अगर तुम दीवार की तरफ चलने लग गए तो दीवार तुम्हारे लिए क्या होगा? नजदीक आने लगेगा। दीवार तुमको ऐसा लगेगा कि नजदीक आ रहा है। तो अगर तुम खुद ही ऑब्जर्वर बन जाओ तो तुम्हारे लिए वॉल जो है वो मोशन में आ जाएगा। सो रिलेटिव मोशन का यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जर्वर अपने आप को कभी भी मोशन में नहीं समझता। ऑब्जर्वर हमेशा सामने वाले को मोशन में समझता है। अगर ऑब्जर्वर चल भी रहा है तो वो नहीं चल रहा है, सामने वाला उसके पास आ रहा है। अगर ऑब्जर्वर दीवार के पास जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर दीवार के पास नहीं जा रहा है, दीवार ऑब्जर्वर के पास आ रहा है। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पे समझता है। तो वेक्टर टर्म्स में इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो अगर ये दीवार है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इधर है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये इधर आएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका वेक्टर जो है उल्टा होकर के इसको मिल गया? वेक्टर के टर्म्स में इस तरीके से समझ सकते हो कि इसका जो भी वेक्टर है ऑब्जर्वर का, ये वेक्टर अपोजिट होकर के उल्टा होकर के इसको मिलेगा, और वो उस वेक्टर के साथ फिर मोशन में आ जाएगा। या फिर तुमने इस तरीके से भी समझा होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये होता है वी ए माइनस वी बी। ये जो माइनस वी बी कर रहे हैं हम लोग, ये यही काम तो कर रहे हैं। या एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये होता है ए माइनस ए बी, ये भी यही काम हो रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए में माइनस ए बी जोड़ रहे हैं, बी का वेक्टर उल्टा करके इसके साथ लगा रहे हैं। सो दोनों तरीकों से समझ सकते हो, दोनों में से जिसमें भी कंफर्टेबल फील हो
उसको तुम लगा सकते हो। या तो वेक्टर को उल्टा करने का हैबिट में तुम ले आओ इस चीज को, या तो माइनस करने के हैबिट में ले आओ। दोनों चीजें वर्क करेंगी, दोनों तरीकों से हम रिलेटिव मोशन को डील कर सकते हैं। सो ये है इसका बेसिक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो रिलेटिव मोशन इन 1D। सो मोशन को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं फिर से। एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन तब आता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब आता है जब एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। सो यहां पे अगर हम रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो रिलेटिव टर्म्स में अगर मान लो मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी रिलेटिव इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी रिलेटिव के साथ जोड़ा जा सकता है। वैसे ही अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो यहां पे भी रिलेटिव टर्म का यूज किया जा सकता है। मतलब इक्वेशंस तुमको ऐसे दिखेंगे, v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी, s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव टी स्क्वायर, v रिलेटिव स्क्वायर माइनस u रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू 2a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। ये सारे इक्वेशंस इस तरीके से यूज किया जा सकता है। जो इक्वेशंस तुमने पढ़े थे अब वो रिलेटिव टर्म्स में सब कुछ चलने वाला है। ठीक है, तो ये दो डिविजन्स हैं इसके बेसिस पे। सो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हम 1D में, 2D में या 3D में किन्हीं भी डीज में लगा सकते हैं। जैसा अगर 1D की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, तो मान लो ये पार्टिकल जो है x डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन में है, या ऑब्जर्वर जो है इस पार्टिकल को x डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन में देख रहा है। तो x डायरेक्शन से रिलेटेड अगर यूनिफॉर्म हो रहा होगा तो ये चलेगा, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये चलेगा। इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसे अगर मान लो ये 2D की बात जब करेंगे हम, जब x के साथ y में भी चलेगा, या 3D की बात करेंगे x के साथ y के साथ z में भी चलेगा, तो तीनों कंपोनेंट को ब्रेक करोगे और कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद तीनों में अलग अलग रिलेटिव मोशन को सॉल्व करोगे। सो यहां पे भी ट्रिक बिल्कुल वही है जो प्रोजेक्टाइल में एक टाइप से था। कंपोनेंट को ब्रेक करो पहले, कंपोनेंट को ब्रेक करने के बाद फिर एक एक कंपोनेंट को एनालाइज करो कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें आता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। सबसे पहले 1D में, सो मान लो यहां पे एक पार्टिकल है A और एक पार्टिकल है यहां पे B। इसकी वेलोसिटी है VA और इसकी वेलोसिटी है V ऑफ B। ठीक है, सो अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B है, तो इन दोनों के बीच में अप्रोच होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कम होते चले जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A, तो ये दोनों सेपरेट होता चला जाएगा, सेपरेशन दिखेगा। और अगर ये दोनों बराबर है तो ना तो सेपरेट होगा ना तो अप्रोच होगा। तो ये जो सेपरेशन अप्रोच है ये हम रिलेटिव मोशन के टर्म्स में दे सकते हैं। अगर मैं मॉड ऑफ VAB निकालूं, दैट इज VA माइनस VB, तो यहां से अपने को कुछ वैल्यू पता चलेगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड। इस 10 और 5 मीटर पर सेकेंड से इन दोनों के बीच में अगर अप्रोच हो रहा होगा तो ये वेलोसिटी बनेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। उस 5 मीटर पर सेकेंड से अगर इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो रहा होगा तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बनेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अगर दोनों के दोनों बराबर होंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0, मतलब ना तो अप्रोच होगा ना तो सेपरेशन होगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में अप्रोच और सेपरेशन दोनों दिया जा सकता है। सो अप्रोच तब देंगे व्हेन गैप इज डिक्रीजिंग, और सेपरेशन तब दे सकते हैं व्हेन गैप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इसको हम जब आगे 2D में भी लगाएंगे तब भी इसी तरीके से लगेगा। गैप अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिलेगा अपने को रिलेटिव वेलोसिटी से, और गैप अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो वहां से अपने को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिलेगा। ठीक है,
सो रिलेटिव मोशन इन 2D जैसा मैं भी बता रहा था, यहां पे दोनों को कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, ब्रेक इनटू 2 1Ds एंड सॉल्व सेपरेटली। ट्रिक वही है, कंपोनेंट में ब्रेक करो और सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग सॉल्व करो, एक्स को अलग, वाई को अलग, जेड को अलग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये अप्लाई करके देखेंगे कैसा ये लगता है। ठीक है, सो रिलेटिव मोशन का कुछ यूज भी है यहाँ पे। सबसे पहला यूज है तुम्हारा रिवर फ्लो में। रिवर फ्लो का सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग 1D का केस। सो अगर मान लो ये नदी जो है इस तरीके से है, ठीक है, 1D में है, मतलब यहाँ पे विड्थ अभी नेग्लिजिबल है या विड्थ हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, और मान लो कोई स्विमर है जो इसमें नदी के साथ तैर रहा है इसमें, तो सिंबल्स यहाँ पे समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। मान लो इसकी खुद की वेलोसिटी जो है जिससे कि ये स्विम कर रहा है, इसको मान लो ये है v0। सो v0 जो है इसको हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऑफ इट्स ऑन, या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। इसको दोनों टर्म्स में ऐसा लिखा जा सकता है, या तो इसकी खुद की वेलोसिटी है ये है v0, या तो पानी जब थमा हुआ है तो जो भी इसकी वेलोसिटी है वो है v0। पानी अगर थमा हुआ रहेगा तो वो खुद की स्पीड के साथ ही तैरेगा, इस वजह से v0 को इन दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको हम लोग VOG भी लिख सकते हैं। VOG का मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव मोशन में ग्राउंड जो होगा हमेशा रेस्ट पे होगा। जब तक तुम अर्थ पे चल रहे हो, अर्थ पे जितने भी मोशंस हो रहे हो उनकी बात कर रहे हो, तो ग्राउंड हमेशा रेस्ट पे होगा बाय डिफॉल्ट। स्टिल वाटर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू s, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम्म हम्म वो तब लिखेंगे जब ये रिवर फ्लो करने लगेगा तब। हाँ तुम सही बोल रही हो कि अगर हम ग्राउंड का भी मतलब जैसे यूज करेंगे जब रिवर फ्लो होगा तो ये वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन अभी पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है तो हम लोग दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं। लेकिन जब पानी फ्लो होने लगेगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में रिवर का भी वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। हाँ, इसलिए स्टिल वाटर की बात हो रही है यहाँ पे। अगर तुमको कंफ्यूजन है तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिर्फ तुम ऐसे लिख लो कि V ऑफ O है ये। जब नदी तैर मतलब नदी भी मोशन में आ जाएगा तो उसके बाद जो है ये सिंबल में थोड़ा सा चेंज जरूर मिलेगा अपने को। सो एनीवे ये है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अब इसमें दो केसेस आएंगे। सबसे पहला केस आएगा जब ये स्विमर जो है ये रेस्ट पे होगा। सबसे पहला केस तो ये आएगा जो कि यही है रेस्ट वाला केस। दूसरा केस तब आएगा जब ये स्विमर जो है नदी के डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम में स्विमर इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ रिवर। तो अगर मान लो यहां पे रिवर की स्पीड मान लो कुछ VR है, ठीक है, तो जब हम बाहर ग्राउंड से देखेंगे तो ये जो स्विमर है रिवर की स्पीड के साथ मतलब रिवर का स्पीड इसमें ऐड होता हुआ दिखेगा अपने को। मतलब इसकी जो स्पीड होगी उस समय इसको लिख सकते हैं VOG, ये हो जाएगा V0 प्लस VR। और वैसे ही जब ये डाउन ये अप स्ट्रीम में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। सो यहां पे लिख सकते हो अप स्ट्रीम का केस। अप स्ट्रीम में ये हो जाएगा V0 माइनस VR। तो देखो जैसा मैं यहां पे बता रहा था कि अगर रिवर जो है अगर वो रुका हुआ है
या 0 है तो VOG V0 के बराबर तब लिख सकते हैं अपन, और अगर वो चल रहा है तो ऑब्वियसली उसमें ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, दोनों में से कोई एक काम होगा यहाँ पे। सो ये तुम्हारा 1D का केस है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस। सो 2D का केस लेते हैं। 2D के केस में जो तुम्हारे रिवर का विड्थ है, अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। मान लेते हैं ये है D, यहां पे नदी फ्लो हो रहा है VR से, और मान लो एक स्विमर इस पे कूद गया V0 से, ये एंगल जो है थीटा है। सो यहां पे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस डायरेक्शन को मान लो x, इस डायरेक्शन को मान लो y। तो x डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करें तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या वो V0 cos थीटा प्लस VR हो जाएगा, और y डायरेक्शन में जो इसकी कंपोनेंट आएगी वो आएगी V0 sin थीटा, ये आएगी V0 sin थीटा। सो V0 sin थीटा वाला कंपोनेंट इसको नदी से क्रॉस कराएगा, और V0 cos थीटा प्लस VR वाला जो कंपोनेंट है वो इसमें नदी में इसको आगे लेके जाएगा। तो जो आगे लेके जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। अगर ये यहां पे स्विम करते करते थोड़ा सा आगे निकल गया, यहां पे मान लो कहीं पे पहुंच गया, तो जो डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टली कवर हो रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन होगा ये वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज V0 cos थीटा प्लस VR इंटू टाइम, और इस डायरेक्शन में नदी को क्रॉस किया जा रहा है, इसका मतलब ये है यहां पे हम लोग एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि D इज इक्वल टू V0 sin थीटा इंटू टाइम। टाइम को इसमें रख दो तो ड्रिफ्ट मिल जाएगा अपने को V0 cos थीटा प्लस VR इंटू D बाई V0 sin थीटा। ठीक है, सो ये केसेस है तुम्हारे, ये केस है तुम्हारा 2D का केस। अब इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये स्विमर जो है इस लाइन पे तैरना स्टार्ट करता है, ये पहुंच यहां पे रहा है, तो इसका लाइन ऑफ मोशन कौन सा होगा? क्या लाइन ऑफ मोशन V0 पे ही आएगा कहीं पे? मतलब ये जो पॉइंट है क्या V0 के सामने है या कहीं और है? नहीं, ये V0 के सामने नहीं है। V0 का सामने ये वाला लाइन है, ये पहुंचेगा यहां पे कहीं पे। V0 और VR के बीच में कहीं पे इसका लाइन ऑफ मोशन होगा, V0 के सामने नहीं होगा। V0 के सामने तब आता जब ये नदी जो है ये रेस्ट पे होता, जिधर तैरना स्टार्ट किया था उसी लाइन पे आगे पहुंच जाओगे, और अगर नदी फ्लो हो रहा है तो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लाइन ऑफ मोशन ये है तो इसका ये जो सर है, हेड, इस हेड का लोकेशन क्या होगा? इस लाइन के अराउंड कि कहीं और? स्टार्टिंग में ये एंगल थीटा पे है तो ये पूरे मोशन में हमेशा एंगल थीटा पे ही रहेगा, इसका सर कभी भी मुड़ेगा नहीं, इसका सर कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा इस लाइन पे, ये गलत है। सर हमेशा थीटा एंगल पे था तो थीटा एंगल पे ही दिखेगा, वो कभी भी ऐसे रोटेट नहीं होगा। समझ में आया? सो ये है बेसिक्स इसका 2D मोशन का। ठीक है, सो इस 2D मोशन के दो एप्लीकेशंस है। एक एप्लीकेशन है क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, और दूसरा एप्लीकेशन है तुम्हारा क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। सो अगर मान लो इसको नदी कम से कम टाइम में पार करना है, ठीक है, स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं हम, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? ये टाइम लग रहा है इसको क्रॉस होने के लिए, स्पीड कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, तो अगर टाइम को कम करना है तो क्या मेरे को साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना होगा? साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा को 90 डिग्री लेना पड़ेगा। सो यहां पे टाइम जो आएगा वो तुम्हारा आएगा u बाई V0 बाई जी। सबसे कम टाइम में अगर क्रॉस करना है तो स्विमर को परपेंडिकुलरली जंप करना पड़ेगा, परपेंडिकुलरली जंप करेगा, सबसे कम टाइम में पहुंच जाएगा। तो इस टाइम के लिए ड्रिफ्ट निकाल लोगे, थीटा यहां पे 90 रख दो, थीटा यहां पे 90 रख दो, बस ड्रिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी।
तो इसका मतलब ये होगा कि कम टाइम में जब वो पार हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि ड्रिफ्ट जीरो हो रहा है, ड्रिफ्ट आ रहा है, टाइम मिनिमाइज हो रहा है, लेकिन इस टाइप का मोशन कुछ दिखेगा। उल्टा कर लेना उसको। सो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ये जंप करेगा यहां पे वी नॉट से यहां पे वी आर, और ये पहुंचेगा यहां पे। इस तरीके से मोशन होगा इसका, ये होगा शॉर्टेस्ट टाइम का। ड्रिफ्ट और दोनों निकाल लोगे। दूसरा है शॉर्टेस्ट पाथ का केस। अब शॉर्टेस्ट पाथ अगर चलना है इसको, तो हम लोग यहां पे केस लेते हैं जहां पे ड्रिफ्ट जीरो हो रहा है, आमने सामने क्रॉसिंग हो रही है। तो यहां पे वी आर है और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्रॉस करना है। इसका मतलब इसको इधर की तरफ जंप करना पड़ेगा, इधर की तरफ जंप करेगा तभी इसका ये कंपोनेंट वी आर को कैंसिल कर पाएगा। सो इधर का कंपोनेंट वी आर से बैलेंस हो गया, इसके पास बस इधर वाला कंपोनेंट बचा, इधर वाला कंपोनेंट इसको सीधा क्रॉस करा देगा। सो इस सिचुएशन में लाइन ऑफ मोशन दिखेगा ऐसा, और ये क्रॉस होता हुआ दिखेगा कुछ ऐसा। सो अगर मान लो ये एंगल फाई है, सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट कॉस ऑफ पाई माइनस फाई इज इक्वल टू वी आर, या फिर कॉस फाई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई वी आर। इतने एंगल पे जंप करना पड़ेगा उसको, तभी शॉर्टेस्ट पाथ का केस तुमको मिलेगा इसमें। अब इसमें कॉस फाई की वैल्यू जो है, ठीक है, वी आर बाई वी नॉट। अब कॉस फाई की जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है। तो ये अगर 1 है इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वी नॉट जो है वी नॉट को वी आर से हमेशा बड़ा होना पड़ेगा, ये कंडीशन आने के लिए। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, मॉड ऑफ कॉस फाई इज लेस देन 1, इसका मतलब वी आर बाई वी नॉट इज लेस देन 1, दैट इज वी नॉट इज ग्रेटर देन वी आर। अगर ऑब्जर्वर का स्पीड या फिर स्विमर का स्पीड, अगर स्विमर का स्पीड रिवर के स्पीड से ज्यादा नहीं है, तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस तुमको नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आ जाएगा। कुछ भी कर ले वो, ड्रिफ्ट वहां पे जरूर देखने को मिलेगा। अगर ड्रिफ्ट जीरो रखना है तो ये सबसे पहले कंडीशन मिलना चाहिए, उसके बाद इस एंगल पे जंप करा दो। ठीक है, सो कॉस फाई की वैल्यू ये आई है, इसका यूज करके तुम टाइम निकाल सकते हो। टाइम कितना लगेगा क्रॉस होने में, कितना टाइम आता है याद है किसी को? इसमें सॉल्व करोगे तो टाइम आता है डी बाई अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। इतने टाइम में शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस कर जाता है। ठीक है, इधर वाला कंपोनेंट तुम्हारा हो जाएगा वी नॉट का ये वाला कंपोनेंट, और डिस्टेंस डी है ही, वैल्यूज रख देना उसमें, उससे तुम्हारा ये आ जाएगा रिजल्ट। सो ये तुम्हारा 2D का केस हो गया है, शॉर्टेस्ट टाइम बता दिया है, शॉर्टेस्ट पाथ बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट विंड एंड रेन प्रॉब्लम्स, ये रिवर नहीं है, रेन प्रॉब्लम्स है, विंड एंड रेन प्रॉब्लम्स। तो विंड प्रॉब्लम्स में यूजुअली तुमको दो टाइप के केसेज यहां पे देखने को मिलता है। एक केस होता है एरोप्लेन का फ्लाइंग, एरोप्लेन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, और दूसरा सवाल आता है फ्लैग से रिलेटेड, फ्लैग का फ्लटरिंग, फ्लैग किस तरीके से फ्लटर कर रहा है, इन ये दोनों केसेस हम लोग देखते हैं। सो एरोप्लेन वाला जो केस है, एरोप्लेन वाला केस प्रॉपरली स्विमर और रिवर वाला केस है, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। वो जैसे तुमने इसमें डील किया है वैसे ही इधर भी डील करोगे एरोप्लेन के साथ। और जो फ्लैग फ्लटरिंग वाला केस है, फ्लैग फ्लटरिंग वाला केस थोड़ा सा अलग है। एरोप्लेन वाला जो केसेस जितने भी मिलेंगे तुमको, ये बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर टू रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। और दूसरा है फ्लैग फ्लटरिंग वाला सिचुएशन। तो फ्लैग फ्लटरिंग वाले सिचुएशन में यूजुअली सवाल ये पूछा जाता है कि अगर मान लो
फ्लैग को इस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है और विंड ऐसे ब्लो हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में फ्लटर होगा, ये सवाल पूछा जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जिस भी इक्विपमेंट के साथ फ्लैग को बांधा जाता है या जिस पे भी उसको अटैच किया जाता है, चाहे वो आदमी हो सकता है, आदमी झंडा लेके भाग रहा है ऐसे, या फिर कार हो सकता है, कार झंडा लेके ऐसे भाग रहा है, दोनों में से कोई सा भी केस हो, उसके रिलेटिव में हम लोग विंड की वेलोसिटी देखते हैं। फ्लैग जिससे भी अटैच किया जाता है उसके रिलेटिव में विंड का स्पीड देखा जाता है, वो जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में फ्लाइट की फ्लटरिंग होगी। सो यहां पे हम लोग निकालते हैं रिलेटिव ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार और मैन होल्डिंग फ्लैग। ये जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में ना तुमको फ्लो होता हुआ दिखेगा, फ्लटर होता हुआ दिखेगा। सो ये विंड प्रॉब्लम्स है, अभी क्वेश्चन में भी इसको अप्लाई करके देखेंगे आगे। अगला जो है रेन प्रॉब्लम्स। रेन प्रॉब्लम में यूजुअली अम्ब्रेला के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, कि अगर कोई आदमी जो है रेन में भाग रहा है तो उसको अम्ब्रेला किस तरीके से होल्ड किया जाता है या किस तरीके से होल्ड नहीं किया जाता है, या फिर इस टाइप के प्रॉब्लम्स की उसकी आंख में पानी आकर ना लगे, या फिर उसके अगर वो किसी कार में जा रहा है तो कार के विंड स्क्रीन पे जाके हिट करे। इस टाइप के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। इन सभी सवाल में फिर से हम लोग यही करते हैं कि उस आदमी के रिस्पेक्ट में या उस कार के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी देखते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी अपना आंसर जो है वो देता है इस रिस्पेक्ट में। सो कार हो चाहे मैन हो चाहे कोई भी हो, हम लोग यहां पे निकालेंगे रिलेटिव ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार और मैन। रिलेटिव यहां पे निकालोगे, फिर से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। फिर से आगे सवाल में हम ये चीज अप्लाई करेंगे, कार स्लैश मैन। ठीक है। सो ये है तुम्हारे विंड और रेन प्रॉब्लम्स के केसेस। ठीक है। कुछ कुछ सवाल ऐसा भी होता है जिसमें रेन और विंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, रेन और विंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो उस चीज में ध्यान रखना कि अगर विंड रेन के साथ फ्लो कर रहा है तो रेन की स्पीड में विंड की स्पीड डायरेक्टली ऐड होगी, डायरेक्ट एडिशन होगा। जैसे मान लो रेन जो है नीचे गिर रहा है और विंड इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है और ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा यहां कहीं पे दिखेगा तुम्हें, ये डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर तुमने ये सब सवाल किए होंगे तो ये सब पता होगा तुम्हें, ये तुम्हारे रिलेटिव के पार्ट्स हैं। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन 2D। सो मान लो यहां पे एक पार्टिकल है 1 जिसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी एक दूसरा पार्टिकल है यहां पे 2 जिसकी वेलोसिटी है v2। इन दोनों के बीच में देखना है क्या कि सेपरेशन और अप्रोच वेलोसिटी कितनी है। सो यहां पे अप्रोच और सेपरेशन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इन दोनों को ज्वाइन करोगे। दो पार्टिकल जहां पे भी है उन दोनों को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद ये एंगल तुमको कुछ मिलेगा θ1, ये एंगल कुछ मिलेगा θ2। ठीक है। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट लो जो कि है v1 cos θ1 और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट लो जो कि है v2 cos θ2। एक कंपोनेंट यहां पे भी आएगा v1 sin θ1 और एक कंपोनेंट यहां पे भी आएगा v2 sin θ2। अब पॉइंट के बाद अब यहां पे यही है कि यहां पे जो हमने दो कंपोनेंट्स किए हैं, एक कंपोनेंट है इन दोनों की लाइन पर और दूसरा कंपोनेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो कंपोनेंट इस लाइन पर है यही कंपोनेंट तुमको अप्रोच और सेपरेशन वेलोसिटी देगा। इस कंपोनेंट पे, इस लाइन पे जो भी ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं यही कंपोनेंट तुमको बताएगा कि दोनों के बीच का गैप कम होने वाला है या दोनों के बीच का गैप बढ़ने वाला है।
इसमें एक चीज बस ध्यान रखना है तुम्हें कि ये जो अप्रोच और सेपरेशन है ये हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है नेचर में। ऐसा नहीं होता कि एक बार जो अप्रोच आ गया तो वो जिंदगी भर अप्रोच ही रहेगा, ऐसा नहीं है। 2D में अप्रोच सेपरेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, या सेपरेशन जो है वो तुम्हारा अप्रोच में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हम जब भी अप्रोच और सेपरेशन की बात करते हैं वो हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है नेचर में। तो ये वाले जो कंपोनेंट्स है, जो कंपोनेंट्स है तुम्हारे अलोंग द लाइन, कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन, यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मैग्नीट्यूड जब लोगे तो यहां पे मिलेगा v0 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। सो अगर इन दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है तो ये वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और अगर इन दोनों के बीच का गैप घट रहा है तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है कि सेपरेशन? सेपरेशन हो रहा है, इस वजह से ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा सेपरेशन का, और अगर ये गैप घट रहा होता तो ये हो जाता अप्रोच का। इस कंपोनेंट के अलावा एक दूसरा कंपोनेंट बच रहा है, ये v1 sin θ1 और v2 sin θ2। इन कंपोनेंट्स का क्या, ये कंपोनेंट का क्या, ये कंपोनेंट क्या करने वाला है? ये कंपोनेंट जो है ये कभी भी डिस्टेंस में चेंज नहीं ला सकता। ये कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को सर्कल में घुमा सकता है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को सर्कल में घुमा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उससे तुमको मिलेगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी वाले कंपोनेंट्स यहां पे मिलेंगे। सो अगर मैं ये डिस्टेंस मान लो r12 ले लेता हूं तो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स अलोंग द परपेंडिकुलर, सो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी आएगा v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2, ये आएगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड ये तुमको देगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी यहां से निकलता है, ठीक है। सो कंपोनेंट अलोंग द लाइन ये तुमको देगा अप्रोच और सेपरेशन वेलोसिटी 2D का, और कंपोनेंट अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन ये तुमको देगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, इसमें तुमको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन उस इंस्टेंट पे हम बोल सकते हैं कि रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो, तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रेडियस को कम नहीं कर सकता। तो रेडियस जहां पे भी कम नहीं होता है वो सर्कल में घूमता है उस टर्म्स में। उसके अगले इंस्टेंट पे क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके अगले इंस्टेंट पे हो सकता है कि कहीं और निकल जाए। इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, इस इंस्टेंट पे रेडियस वो नहीं चेंज कर सकता, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है। चलो इसको हटा रहा हूं मैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो बस। जैसे मान लो यहां पे एक सर्कल है, यहां पे सेंटर है और ये वेलोसिटी v से चल रहा है। यहां पे हमने रिलेशन निकाला था v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आया था। उस चीज को अप्लाई करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में। एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे है, इन दोनों को ज्वाइन करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेलोसिटी और ये रेडियस आर है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो इसका ओमेगा आएगा, इसको मान लो ओ मान लो, इसको मान लो ए मान लो, ओ ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, क्या ये v अपॉन आर हो जाएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इन दोनों का बीच का गैप। यही रिलेशन हमने वहां पे भी देखा था सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में, वही रिलेशन यहां पे भी सेम हम लोग डेराइव कर सकते हैं इसके यूज से, वही सेम रिलेशन है ये। अगर मान लो इसको मैं किसी और एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मान लो इसी सर्कल में है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मान लो ए जो है ओमेगा ए से घूम रहा है और बी जो है ओमेगा बी से घूम रहा है, तो कोई मेरे को बता सकता है ओमेगा ए बी क्या होगा? क्या ये ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी होगा? तो ये गलत होगा, ना तो ओमेगा ए माइनस बी होगा, ना तो ओमेगा बी माइनस ए होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा वैल्यू। इस तरीके से नहीं निकलेगा। निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे।
ए और बी को सबसे पहले ज्वाइन करो, ए और बी को सबसे पहले ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद इसकी वेलोसिटी है यहां पे ओमेगा बी आर, इसकी वेलोसिटी यहां पे है ओमेगा ए आर। इस कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का इधर की तरफ कंपोनेंट निकालो, इस वेलोसिटी का इधर की तरफ कंपोनेंट निकालो, कंपोनेंट का रिलेटिव लोड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इससे निकलेगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? पहले दोनों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इससे तुमको मिलेगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी से नहीं मिलेगा। तो ये ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी जो है ये है क्या अल्टीमेटली? मान लो ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, एक्सेप्टेड, बट क्या है ये? ओमेगा जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन होता है। सो ये बेसिकली लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी थीटा ए बाई डी टी माइनस डी थीटा बी बाई टी टी। सो डी बाई डी टी ऑफ थीटा ए माइनस थीटा बी हो गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में जो एंगुलर पोजीशन का गैप है उसका रेट है ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। फिर से टर्म समझे, यहां पे दोनों के बीच का जो एंगुलर पोजीशन का गैप है उसका रेट है ये ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। गैप का रेट, एंगुलर गैप का रेट, जिसको मैं डायग्राम में भी बताता हूं, इसको हटा रहा हूं मैं। जैसे मान लो ये ए है, ये एंगल है थीटा ए, और ये एंगल यहां पे बी है, ये एंगल है थीटा बी। तो थीटा बी माइनस थीटा ये वाला एंगल हुआ, ये है तुम्हारा थीटा। इसका गैप, इस गैप का जो रेट है वो है ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। समझ में आया? तो ये लिखा हुआ है डी थीटा बाई डी टी जो है ये है तुम्हारा ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। समझ में आया ये सारे पॉइंट्स? सो ये है वेलोसिटी अप्रोच सेपरेशन इन 2D का केस, और इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखो, जब भी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में निकालना हो अपने को, किसी भी केस में, उसमें वो वाला पॉइंट जहां पे दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा, जिस भी पॉइंट पर दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा, वही वाला पॉइंट मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस देगा तुम्हें। जिस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू जीरो होगा, इसी से तुमको या तो मिनिमा मिलेगा, इसी से या तो तुमको मैक्सिमा मिलेगा। सो मिनिमम और मैक्सिमम यहीं से मिलेंगे। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ds12 बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। सो क्वेश्चन में हमेशा ये फिगर आउट करने की कोशिश करनी है कि किस पॉइंट पर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो के बराबर हो रहा है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, कंप्लीट नहीं, अप्रोच और सेपरेशन के टर्म्स में। अप्रोच और सेपरेशन के टर्म्स में जहां पे भी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी वही वाला पॉइंट ये होगा। सो अप्रोच और सेपरेशन का टर्म का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के भी वैल्यूज हो सकते हैं कुछ। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में जैसा हमने देखा परपेंडिकुलर वाले भी कुछ हो सकते हैं। परपेंडिकुलर वाले पे नहीं जाना है, जो लाइन वाले पे है, मोशन वाले, मतलब ये वाले लाइन पे है, जो दो पॉइंट ज्वाइन करने पे जो लाइन मिल रहा था, उस लाइन पर जब ये वैल्यू जीरो आएगा, उसी लाइन पर तुमको ये मिनिमम और मैक्सिमम का कंडीशन मिलेगा।
जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो ये अर्थ है और एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, यहां पे स्पीड u है, ये एंगल थीटा है। सो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल और अर्थ के बीच में कितना है, तो तुम इमीडिएटली ये वाला बोलोगे कि ये डिस्टेंस है भाई, लेकिन इस पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी है ना कुछ u cos थीटा। लेकिन अर्थ और पार्टिकल को अगर ज्वाइन करे तो ये इस लाइन पर क्या कोई वेलोसिटी है? क्या इस लाइन पे कोई रिलेटिव वेलोसिटी है? इस लाइन पे कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। जो वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर पे होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो लाइन पर अगर कोई वेलोसिटी नहीं है, वो वाला पॉइंट से तुमको मैक्सिमा या मिनिमा दोनों मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, समझ में आया? तो इसको नोट कर लो, ये तुम्हारा रिलेटिव मोशन और उसके सारे कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ भी डाउट हो तुम्हें, तुम मुझसे पूछ सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी जहां पे भी जीरो होगा, अप्रोच सेपरेशन वाला, वो वाला पॉइंट होगा मिनिमा और मैक्सिमा का। तो ओवरऑल चैप्टर में दो चीजें निकल के आई हैं यहां पे। पहला चीज जो है वो है वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिलेटिव हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानता है। और दूसरा कंपोनेंट का खेल यहां पे भी है, कंपोनेंट यहां पे भी ब्रेक्स करना है और ब्रेक करने के बाद देखना है कैसे सॉल्व होगा। हाँ हाँ हाँ, दिया हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा जिससे कि तुम वो निकाल पाओगे, हमेशा दिया हुआ रहेगा। हाँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का रिलेटिव लेकर के डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो ये सवाल करो, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं आता है एक एक करके सवाल करते हैं। ये सवाल करो सब कोई। हाँ हाँ, ये सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे प्रैक्टिस पेपर में, वही वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से उसको अटेम्प्ट करो। सो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 2 कार्स आर मूविंग द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड एंड सेपरेटेड बाय 5 किलोमीटर। सो एक कार यहां पे है, एक कार यहां पे है, कार नंबर ए, कार नंबर बी। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 5 किलोमीटर। अब बोला जा रहा है कि एक तीसरा कार जो है इधर से क्रॉस हो रहा है। ये कार नंबर सी जो है इधर की तरफ क्रॉस हो रहा है कुछ वेलोसिटी v से। सो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जो कार सी है इट मीट्स द टू कार आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स। मतलब अगर t इक्वल टू 0 पे इससे मिला तो 4 मिनट के बाद इससे मिला। तो जब ये इससे मिल चुका है तो इसका काम तो खत्म, इसको हटा दो। अब सी और ए को देखो, सिर्फ सी और ए के बीच में गैप जो है 5 किलोमीटर है और दोनों की मीटिंग हो रही है 4 मिनट में। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये जो है ये चल रहा है 30 से, इसका वेलोसिटी उल्टा होकर के जुड़ेगा इसमें। सो 30 प्लस v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इज 5 बाई 4 बाई 60। रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सो 30 प्लस v इज इक्वल टू, ये हो गया 15, ये ऊपर चला गया 75। सो v इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। सो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। यहां पे सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा था तो सारी यूनिट्स को मैंने किलोमीटर पर आवर में ही रखा है। सो एक बस है यहां पे और एक स्कूटर है यहां पे। ठीक है, सो ऐसा है कि स्कूटर और ये बस है, दोनों के बीच में जो गैप है वो 1 किलोमीटर है, डेट इज 1000 मीटर। और ये चल रहा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड से और इसकी वेलोसिटी कुछ v मान लेते हैं। तो सवाल में ये बोला जा रहा है कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए या वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सच दैट ये 100 सेकेंड में ओवरटेक कर सके इसको। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये उल्टा होकर के जुड़ेगा इसमें 10 माइनस v। इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं, ये पीछे आ रहा है, 10 माइनस ये होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, पीछे आएगा डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। दिक्कत क्या है, कुछ है क्या? सो 10 माइनस वी हो जाएगा -10, सो वी की वैल्यू हो जाएगी 20। या अगर तुमको इसके रिस्पेक्ट में उसको चलाना है तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ जाएगी, पॉजिटिव। सबको प्रैक्टिस पेपर मिल गया? सो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 10 तक अटेम्प्ट करो। 3 to 10, 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, 15 मिनट नहीं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन सी और डी जो है उसमें प्लस कर लेना, u प्लस जी टी एंड 2u प्लस जी टी। करा हुआ है? अच्छा, आज 10 के बाद सबसे पहले इंटीजर करेंगे, उसके बाद फिर बाकी ऑब्जेक्टिव करेंगे। कॉइन इज रिलीज्ड इनसाइड अ लिफ्ट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। लिफ्ट के फ्लोर से 2 मीटर की हाइट है, ठीक है। द हाइट ऑफ द लिफ्ट इज 10 मीटर, द लिफ्ट इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 11 डाउनवर्ड्स। सो यहां पे एक लिफ्ट है और यहां से कॉइन ड्रॉप हुआ है, इसका जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है, ये टोटल लिफ्ट का लेंथ है 10 मीटर, ये 2 मीटर, और लिफ्ट नीचे चल रहा है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। द टाइम आफ्टर विच कॉइन विल स्ट्राइक द लिफ्ट इज। अब जब ये लिफ्ट हवा में आ जाएगा तो क्या इसका फ्री फॉल होगा? फ्री फॉल होगा, इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कौन ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा है? लिफ्ट नीचे जा रहा है तेजी से, इसका मतलब ये जो कॉइन है क्या कभी नीचे पहुंच पाएगा? ये ऊपर हिट करने वाला है, इसको ऊपर हिट करने वाला है। एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी बॉडी जब दूसरे बॉडी से डिटैच होता है तो उसकी स्पीड लेकर के डिटैच होता है, एक्सेलरेशन लेकर के डिटैच नहीं होता। जैसे मान लो अगर कॉइन को मैंने लिफ्ट में छोड़ा है तो स्पीड ऑफ कॉइन और स्पीड ऑफ लिफ्ट इस मोमेंट पे बराबर होगा जिस समय छोड़ा जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कभी बराबर नहीं होता। इसका दूसरा एग्जांपल, जैसे चलती हुई बस से लोग जो उतरते हैं, कभी देखा होगा तुमने, तो जब वो बस से उतरते हैं तो उनकी स्पीड लेकर के उतरते हैं, बस की स्पीड लेकर के उतरते हैं, तो देखा होगा तुमने को थोड़ी देर के लिए भागते हैं पहले जैसे उतरते हैं वो। अगर वो बस का एक्सेलरेशन भी लेके उतरता तो क्या कभी रुक पाता वो? बस जितना एक्सेलरेशन चल रहा है वो भी उतने एक्सेलरेशन से भाग रहा होता फिर। सो एक्सेलरेशन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, स्पीड हमेशा ट्रांसफर होता है, वेलोसिटी हमेशा ट्रांसफर होता है। तो कॉइन का एक्सेलरेशन अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखे तो यहां पे इसका एक्सेलरेशन है 10 और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर जाके जुड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में जो कि 11, मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको डिस्टेंस कवर करना है 8 मीटर, एक्सेलरेशन है 1, सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। बहुत लोग ये गलती भी कर रहे होंगे कि कॉइन का एक्सेलरेशन 11 प्लस 10 कर दिया होगा, वो कैसे पॉसिबल है? डबल एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। सो क्वेश्चन नंबर 5, a particle is thrown up inside a stationary lift of sufficient height, the time of flight is t, now it is thrown with the same initial speed v naught with respect to lift. At the time of second throw, the lift is moving up with a speed v naught and a uniform acceleration g upwards. Then the new time of flight is. तो जब ये स्टेशनरी लिफ्ट में जा रहा है तो नीचे से ऊपर जाने का टाइम कितना है? स्टेशनरी लिफ्ट में नीचे से ऊपर जाने का टाइम, मान लो इसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो ये अपन निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी से। सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट माइनस जी टी, इसका मतलब t की वैल्यू आ गई v नॉट बाई जी।
सो क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2t हो गया, नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का, ये हो गया 2t। अब बोला जा रहा है कि अब ये लिफ्ट जो है एक्सेलरेट हो रहा है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग विद g अपवर्ड्स, और यहां से रिलीज किया है वही सेम v नॉट से। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इस कॉइन का एक्सेलरेशन कितना हो गया, अगर कॉइन को छोड़ा गया है तो फ्री फॉल में आ गया, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, g नीचे था और इसका वाला भी g नीचे जुड़ेगा जाके, मतलब 2g ए रिलेटिव यहां पे आ जाएगा 2g के बराबर। सो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फिर से यूज करो, 0 इज इक्वल टू वी नॉट माइनस 2g इंटू टी, सो t की वैल्यू आ जाएगी v नॉट बाई 2g। तो क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2t हो जाएगा, ये डैश मान लो 2t डैश, टाइम पीरियड यहां पे 2t था और यहां पे 2t डैश है जो कि है 2v नॉट अपॉन 2g, और यहां पे वैल्यू है 2v नॉट अपॉन g। तो टी डैश और टी को डिवाइड करोगे तो क्या टी डैश टी बाई 2 आ गया, टी डैश इज इक्वल टू टी बाई 2, मतलब नया टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट टी बाई 2 हो जाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, डिस्टेंस सेम नहीं है, जहां से रिलीज किया जा रहा है वो सेम है, लेकिन उसके ऊपर कितना तक जा रहा है वो सेम नहीं है। ये वी नॉट और ये वी नॉट अपन क्यों रख पा रहे हैं सेम, क्योंकि यहां पे बोला गया कि रेस्ट के रिस्पेक्ट में वी नॉट है और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वी नॉट है। अगर ये बोलता ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो इसको भी सबसे पहले लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में ही पहले बोल रखा है कि अब जब छोड़ा है वापस फिर से वी नॉट ही है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, इस वजह से ये आंसर आ रहा है। नहीं तो अगर इसका कुछ वेलोसिटी होता, इसका कुछ वेलोसिटी होता तो रिलेटिव वेलोसिटी वी नॉट नहीं होता, फिर कुछ अलग आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मजल स्पीड है, मजल स्पीड का कॉन्सेप्ट सबको पता है क्या है। मजल स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, ये होता है मजल स्पीड। मजल स्पीड जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, दैट इज वीबी माइनस वीजी। ये याद रखना हमेशा, ये यूज होगा, ये यूज होकर के ये सॉल्व होगा। ये सॉल्व हो गया। अब चलो 6 से डिस्कस करेंगे, 6 to 10 जल्दी से अटेम्प्ट करो। तो तुम इंटीजर सॉल्व करो, नहीं पहले इंटीजर करो, 17 to 21 करो सबसे पहले, और फिर उसके आगे बढ़ जाना। पहले इंटीजर 10th के बाद डिस्कस करेंगे, देन ऑब्जेक्टिव फिर। हाँ करो, तो एक साथ बताऊंगा। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 6 to 10 जल्दी से अटेम्प्ट करो। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ नहीं हुआ। सो 30 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है पुलिस का वैन, तो इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। सो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, 6 यानी 5। सो 25/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये, और दूसरा वाला जो है वो है 192 किलोमीटर पर आवर। सो 192 इंटू 5/18, तो ये भी 3 1 2 32, ये कितना हो गया 10 और 15 16 160/3 हो गया ये। ठीक है, 192 किलोमीटर वाला ये हो गया और ये वाला हो गया 25/3। ठीक है, अब बोला ये जा रहा है कि मजल स्पीड जो है 150 है। सो मजल स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन होता है। तो वेलोसिटी ऑफ गन जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ पुलिस का वैन होगा, गन वैन में फिक्स्ड है, तो गन की जगह पे अपन रख सकते हैं -25/3। वेलोसिटी ऑफ बुलेट मिल गया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट मिल गया। अब इसके बाद पूछा है कि
बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट या स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार, तो वीबी माइनस ये कर दो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कार, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आ जाएगा, ये कितना आ रहा है 5, 475/3 माइनस 160/3, ये देख लो ये कितना आ रहा है, 105 आता होगा शायद। बस इस तरीके से सॉल्व होगा। सब कुछ एक ही डायरेक्शन में, तुमको यहाँ पे प्लस और माइनस का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यही अगर बोला जाता कि गन उल्टे साइड रखा हुआ है, कार सीधे चल रहा है, फायरिंग इधर हो रही है उधर हो रही है, तब फिर तुम डायरेक्शन के बारे में सोचते कि कहां पे प्लस करना है माइनस करना है। यहाँ पे सब एक ही डायरेक्शन में है, जिधर कार चल रहा है उधर ही थीफ का कार भी है और उधर ही गन भी है, सब एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस का नहीं है टेंशन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्यों अनचेंज होगा? रेट की बात हो रही है, पानी तो उतना ही रहेगा। रेट कैसे बोलेंगे कि रेट वही रहेगा? ये सही एक्सप्लेनेशन है। जो पानी का, रेन का वर्टिकल कंपोनेंट लोगे, वो वर्टिकल कंपोनेंट पानी का ही रहने वाला है, उसमें विंड नहीं आने वाला है। विंड का जो भी आएगा वो हॉरिजॉन्टल में आएगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो पानी ही है ना, इस वजह से वो अनचेंज रहेगा। इस वजह से अनचेंज नहीं होगा कि पानी उतना ही भर रहा है या फिर बाल्टी उतना ही बड़ा है, इस वजह से अनचेंज होगा क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है रेन का, वो रेन की खुद की वेलोसिटी है, वो विंड की वेलोसिटी नहीं है, इस वजह से अनचेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो मैंने बताया था फ्लटरिंग का केस में जो भी कार या बस है उसके रिस्पेक्ट में मोशन देखना है तुमको, विंड का उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्लटर होगा। सो क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्लटरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है बस, अरे ये फ्लैग, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बस, क्या ये जे कैप में है? सो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, ये जे कैप में है, और वेलोसिटी ऑफ विंड कहां है? ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू जे कैप। सो वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। आई कैप माइनस जे कैप कहां पे है? किधर हो गया? सी हो गया ना, तो साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सी हो गया ना, बस ये आंसर आ गया। हो गया ना क्वेश्चन? अब तुम दिमाग लगाओगे कि इमेजिन करोगे इसमें कि कैसे फ्लटरिंग हो रहा है, कैसे मुड़ रहा है, तो फिर बस फंस गए वहीं पे। कॉन्सेप्ट जब बताया कि भाई विंड का वेलोसिटी देखना है बस के रिस्पेक्ट में या कार के रिस्पेक्ट में, बस देख लो, देख के बस लगा लो, बस ज्यादा क्यों सोचना है इसमें। नहीं आया समझ में? हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सब करते ही चला है, मतलब ज्यादा इसमें भी कुछ दिमाग खर्चा नहीं करना है। हो गया ये ध्रुव? हो गया? हो गया ना सशक्त? 9th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्या होगा आंसर इसका? स्ट्रेट होगा, क्यों? पर्सन ने गिराया और कार एक्सेलरेट हो गया तो सीधे ही दिखेगा। स्टोन का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में थोड़ी ना है, वो तो वर्टिकल में सिर्फ। हाँ, तो स्टोन का एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे है और बस का एक्सेलरेशन आगे है। अगर ट्रेन रुका हुआ होता, मैंने बॉल गिरा दिया, तब तो सीधे जाता हुआ दिखा, ठीक। अब ट्रेन एक्सेलरेट हुआ जैसे मैंने छोड़ा, तो अभी भी नीचे ही जाता हुआ दिखेगा।
बॉल पीछे भी जाएगा, हम आगे जाएंगे इसलिए तो बॉल पीछे जाएगा हमारे रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं रेस्ट पे हूं, मैं आगे जा रहा हूं, मैं आगे थोड़ी ना जा रहा हूं, वो पीछे जा रहा है। मैं आगे थोड़ी ना जा रहा हूं, भले ही मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ी ना जा रहा हूं, वो पीछे जा रहा है। यही तो है रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। तो बॉल का मोशन पीछे भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। अब यही देखना है अपने को कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रेट लाइन है कि क्या है, वो देखना पड़ेगा अपने को। तो उसको देखने के लिए रिलेटिव में चले जाओ, ये तो हो गया, ये है। तो बोला गया है रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मैं स्टोन को देख रहा हूं तो इसका एक्सेलरेशन भी जी है और इधर का भी एक्सेलरेशन जी है, या जी नहीं है, ए है, ए है, इसका एक्सेलरेशन ए और नीचे जी है, ठीक। तो अगर मैं इसको x मान रहा हूं और इसको y मान रहा हूं, तो क्या मैं x को लिख सकता हूं हाफ ए टी स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, और y की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या x बाई वाई ए बाई जी हो गया। ये कैसा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन में ही दिखेगा, लेकिन यहां वाला स्ट्रेट लाइन होगा, बीचों बीच वाला। बॉल को जब ड्रॉप करोगे तो बीचों बीच ऐसे टेढ़ा जाते हुए दिखेगा, बट वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये होगा तुम्हारा आंसर। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा कि तुमने गिराया और ऐसे ही दिखा तुम्हें, डायगोनल के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, वो वाला स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन हो गए 10 तक। चलो इंटीजर पे आ जाओ डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 21 तक अटेम्प्ट करो जल्दी जल्दी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। 17 में बोला गया कि मेन आर रनिंग अलोंग अ रोड एट 15 किलोमीटर पर आवर बिहाइंड वन अनदर एट इक्वल इंटरवल ऑफ 20 मीटर 20 मीटर। साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 25 किलोमीटर पर आवर एट इक्वल इंटरवल ऑफ 30 मीटर। तो आदमी भी दौड़ रहा है, साइक्लिस्ट भी दौड़ रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन से एक ऑब्जर्वर आ रहा है। सो क्वेश्चन में देख पूछा जा रहा है कि एट व्हाट स्पीड ऑब्जर्वर ट्रेवल अलोंग द रोड इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट व्हेनेवर ही मीट्स अ रनर ही आल्सो मीट्स अ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट और रनर दोनों एक साथ मिलने चाहिए इसको। तो ये ऑब्जर्वर है, मान लो साइक्लिस्ट और रनर इसको मिल चुके हैं पहली बार, तो जब ये भागेगा यहां से तो फिर से साइक्लिस्ट और रनर मिलेगा, ठीक है। तो एक साइक्लिस्ट और एक रनर यहां पे पहुंच चुका है, तो साइक्लिस्ट से पीछे दूसरा साइक्लिस्ट कितना दूर है, साइक्लिस्ट 30 मीटर। यहां पे दूसरा साइक्लिस्ट है सी डैश, और मेन के पीछे कितना दूर पे मेन है, ये एम डैश है 20 मीटर पे। तो इस साइक्लिस्ट को यहां से यहां आने में और इस मेन को यहां से यहां आने में रिलेटिवली बराबर टाइम लगना चाहिए, क्योंकि ये जब ऑब्जर्वर दौड़ेगा तो दोनों फिर से एक साथ मिलेंगे। तो मान लो इसकी वेलोसिटी v है, साइक्लिस्ट की वेलोसिटी 25 है और मेन की वेलोसिटी 15 है, तो इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इसका 25 प्लस v हो गया और इसका 15 प्लस v हो गया। v वाला उल्टा होकर के दोनों में जुड़ेगा। तो डिस्टेंस इसको कवर करना है 30 और इसको कवर करना है 20 बराबर टाइम में। सो t1 इज इक्वल टू t2 30 बाई v प्लस 25 इज इक्वल टू 20 बाई v प्लस 15। 0 से 0 कटा, इसको उधर ले जाओ, 2v प्लस 45 इज इक्वल टू 3v, सॉरी 3v प्लस 45 इज इक्वल टू 2v प्लस 50। इसका मतलब v का वैल्यू आ गया 5। क्वेश्चन सॉल्व। अब बहुत लोग इसमें ये इमेजिन करने में फंस गए होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या चल क्या रहा है, ये साइक्लिस्ट 20 मीटर पे है, ये 30 मीटर पे है, दोनों एक साथ मिल रहे हैं। मिल रहा तो मिला दो, दिक्कत क्या है, मिला दो और मिला करके तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुमको खुद थोड़ी ना दौड़ना है। गिवन क्या है,
निकालना क्या है, बस इस पे फोकस रहना चाहिए, तभी जल्दी जल्दी सवाल होगा। तुम घुस जाओगे इमेजिनेशन में, पीएचडी करने लोगे उसमें, मेरे को तो पूरा बैकग्राउंड चाहिए पहले, ऐसे कैसे हो सकता है? बैकग्राउंड के चक्कर में फिर हो गया काम। फिर मैंने मिला दिया, फिर अगले स्टेप में फिर से मिला दिया, मिला करके बस निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वो पीएचडी करने का टाइम क्लास में होता है, क्लास में पीएचडी करो, सारे इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ये क्या वो का वो सब। तो क्वेश्चन सॉल्व करने समय पीएचडी नहीं चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सिर्फ एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18, two identical trains take 3 seconds to pass one another when going in the opposite direction। तो दो आइडेंटिकल ट्रेन है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। मैं डायग्राम बिना बनाए ही इसको सॉल्व कर सकता हूं, समझने की कोशिश करना बस। तो 3 सेकंड लग रहा है दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या 2v हो गया, और डिस्टेंस दोनों को एक के रिस्पेक्ट में दूसरे ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2d/3, जहां पे डी जो है एक ट्रेन का लेंथ है। क्या ये इमेजिन सबके कर पा रहे हैं? छोड़ो, नहीं हो पाएगा। देखो ये डी है, ये डी है, ये वेलोसिटी v से चल रहा है, v1 और v2 मान लेते हैं, 2v नहीं, v1 प्लस v2 अलग अलग मान लेते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में ये चलेगा v1 प्लस v2 से, और इसको हम तब मानेंगे कि ये इसको क्रॉस कर गया है जब इसका ये लास्ट वाला पार्ट इसके लास्ट वाले पार्ट से मिलेगा। तो क्या ये ट्रेन 2d चल चुका है इसका लास्ट वाला पार्ट लास्ट वाले पार्ट पे पहुंचने के लिए? सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब दूसरे वाले में बोला जा रहा है कि अगर 50% इंक्रीज किया हमने एक का स्पीड तो 2.5 सेकंड लगेगा। तो किसी एक का 50% इंक्रीज कर दो, 1.5 v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2d बाई 2.5। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन आया। सो अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन व्हेन दे आर बोथ गोइंग द सेम डायरेक्शन एट देयर ओरिजिनल स्पीड। अब अगर ये दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्रॉसिंग करने में कितना टाइम लगेगा? तो v1 और v2 की वैल्यू यहां से निकालते हैं, इन दोनों को माइनस कर दो। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो इधर आएगा 0.5 v1, और यहां से आएगा ये कितना हो गया 25, 5/2 4d/5 हो गया ये। इन दोनों को माइनस करो तो ये हो जाएगा 4d/5 माइनस 2d/3, एलसीएम 15, 5 3 12, 12 माइनस 10, तो ये हो गया 2d/15। सो यहां से हाफ आ गया, इसका मतलब v1 की वैल्यू हो जाएगी 4d/15। बस v1 आ गया, इसको डालो इसमें, v2 आ जाएगा। v2 डालोगे तो ये हो जाएगा कितना आता है 6d/15। ये v2 की वैल्यू आ गई। अब दोनों एक साथ चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 हो गया। डिस्टेंस तो अभी भी 2d ही करना है, डिस्टेंस तो अभी 2d ही करना है क्रॉस करने के लिए। सो टाइम हो जाएगा 2d अपॉन v1 माइनस v2। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी जो ऐड हो रहा था वो सब्सट्रैक्ट होगा। सो टाइम आ जाएगा v1 माइनस v2, दैट इज 16d/15 माइनस 4d/15, सॉरी 2d/16d/15 माइनस 4d/15, ये कितना आता है 15 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18। बताओ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, कोई भी स्टेप। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको नोट करो जल्दी जल्दी, सारा पॉइंट नोट नहीं करना है, इक्वेशन लिख लो, आंसर लिख लो, बीच का सॉल्व कर लेना, हिंट लिख लो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होगा। जो सवाल नहीं हो रहा है घर पे जाके एक बार वापस से अटेम्प्ट कर लेना, अटेम्प्ट करके देख लेना कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 6d है, तुम नहीं बताया 16।
तो 2d, हाँ अब ठीक है, अब आ रहा है ना, अब आ रहा है 2d/3 आ रहा है ना अब। हाँ आ तो रहा है, अब ठीक है, अब आ रहा है। इधर भी सुधार लेना भाई, यहाँ पे भी 6d कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। So a man is standing on a truck which moves with a constant horizontal acceleration 10 meter per second square when the speed of the truck is 10 meter. ट्रक की स्पीड और एक्सेलरेशन दी हुई है। So the man throws the ball at 5√2 meter per second with respect to the truck. With respect to the truck, ये इंपॉर्टेंट है, 5√2 मीटर से फेंका जा रहा है। Find the displacement in 1 second as observed by the man. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालो सबसे पहले बॉल की। ये 5√2 है, तो इधर का कंपोनेंट 5 आ गया, इधर का कंपोनेंट 5 आ गया। ये ट्रक के रिस्पेक्ट में है, और ट्रक का खुद का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या इसका 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। देखो ग्राउंड -10, अब आएगा 5। वर्टिकल वाले से तो फर्क नहीं पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 सेकंड में कितना चला ट्रक, ट्रक कितना चला, s = ut + ½ v² लगाएंगे, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है। सो s = ut + ½ v² ट्रक का, सो ये हो जाएगा 10 × 1 + ½ × 10 × 1², मतलब ये आ जाएगा 15 मीटर। और ये जो बॉल है, बॉल के दो डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल अलग, वर्टिकल अलग, दोनों देखेंगे। सो हॉरिजॉन्टल कितना चला, ये हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट है, सो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 × 1 मतलब 15 मीटर, और वर्टिकल वाले में s = ut + ½ v², क्योंकि वर्टिकल वाला एक्सेलरेटेड है इसका। सो s यहां पे आ जाएगा ut, दैट इज 5 × 1 - ½ × 10 × 1², मतलब ये 0 हो गया। सो बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 15 है, और ट्रक का भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 15 है, तो रिलेटिव कितना हो गया, 0। अगर ये वर्टिकल 0 नहीं होता तब तुम डिस्प्लेसमेंट 0 आंसर नहीं करते, फिर जो आता उसको करना पड़ता तुम्हें। सो ये इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 20। चलो 21 से 25 अटेम्प्ट करो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। So 21, two particles P and Q are moving with constant velocity I cap plus J cap and minus I cap plus 2 J cap, and P is at origin and Q is at position vector 2 I cap plus J cap. So what is the trajectory of Q with respect to P? Q with respect to P. तो velocity of Q with respect to P कितना है, माइनस I cap plus 2 J cap माइनस I cap plus J cap, मतलब -2 I cap plus J cap, और ये पोजीशन वेक्टर है कहां पे, ये 2i + j, मतलब 2, 1 पे है, ये P है ये Q है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो इसका x होगा, क्या वो 2 + -2t होगा। वेलोसिटी x में -2 है और y में 1 है, तो x जो पोजीशन होगा 2 प्लस फर्दर 2 + -2t, और y का क्या होगा 1 + 1t। सो t की वैल्यू उठा के इसमें डालो। सो x = 2 - 2 × y - 1, so x = 2 - 2y + 2, that is x + 2y = 4। सो n = 4 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये पूछना भी मत, ये डायरेक्ट उस पे है, मिनिमम ड्रिफ्ट पे है। cos phi = वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो -½ आ जाएगा वो, सो एंगल इज 120 डिग्री। हो गया ना, ये वो रिलेशन पे था। क्वेश्चन नंबर 23, n phi भी आएगा,
क्वेश्चन नंबर 23 देखो, a swimmer crosses the river along the line making an angle of 45 degree with the flow. लाइन ऑफ मोशन है, ध्यान रहिए, लाइन ऑफ मोशन है 45 डिग्री. Velocity of river is 5 meter per second. Swimmer takes 6 seconds to cross the river of width 60 meter. So what is the velocity of river with swimmer with respect to river? So ये यहां पे चल रहा है 45 डिग्री पे, यहां पे नदी फ्लो हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से. तो इसका मतलब क्या, ये यहां पे जंप किया होगा, यहां एंगल कुछ थीटा मान लो, यहां जंप करेगा तभी तो इधर की तरफ जाएगा लाइन ऑफ मोशन, और इसकी वेलोसिटी है कुछ मान लो v, और विड्थ जो है वो दिया हुआ है 60 मीटर है. तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट इसको क्रॉस कराएगा? सो v sin थीटा इज इक्वल टू 60 बाई कितना टाइम है 6, ये हो गया 10. ये सबसे पहला इक्वेशन आया. दूसरा इक्वेशन बोला जा रहा है, और क्या दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस यही दिया हुआ है. दूसरा ये दिया रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो यहां से v की वैल्यू आ गई ना अपने 10 sin थीटा. इस वेलोसिटी और 5 का रिजल्टेंट यहां पे है ना. सो एक काम करो, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये करो, एक लाइन ड्रॉ करो. सो वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट रिवर के इधर वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन पे आएगा. देखो मैंने क्या किया है, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ किया है, तो वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट इस रिवर के इधर वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, ताकि दोनों का कंपोनेंट सिर्फ इधर की तरफ बचे. सो दूसरा इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल जो है ये तुम्हारा थीटा माइनस 45 है, तो ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा माइनस 45 है. सो v cos 135 प्लस थीटा इज इक्वल टू 5 cos 45. सो यहां से इक्वेशन मिलेगा v, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, सो माइनस ये कितना हो गया 90 प्लस 45 तब भी है, सो ये हो जाएगा माइनस v साइन 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू 5 बाई रूट 2. एक इक्वेशन ये मिल रहा है, एक इक्वेशन ये मिल रहा है. सो v की वैल्यू उठा के इसमें डालते हैं, साइन थीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, क्वाड्रेटिक कुछ सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें. सो v की वैल्यू डालते हैं 10 बाई साइन थीटा, सो माइनस 10 बाई साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 45 माइनस थीटा. साइन ए माइनस साइन भी लगाओ यहाँ पे, तो साइन ए माइनस साइन भी हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. सो 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 5 बाई रूट 2. रूट 2 कट गया यहां से, और साइन थीटा को अंदर डालो, सो माइनस 10 कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, मतलब 10 कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस 4. थीटा की वैल्यू आ गई, 10 ही ले लिया ना मैंने, कहां पे अभी. ठीक है, तो ये उधर गया, ये इधर गया, ये प्लस आ जाएगा, फिर ये आ गया 5. सो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई तो v आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई, v आ गया. अपने को रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है. अच्छा, तो वेलोसिटी एक बार निकलेगा, फिर रिलेटिव वेलोसिटी v cos थीटा माइनस 5 प्लस v sin थीटा हो गया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, उसको जल्दी से निकाल लेते हैं. सो यहां से देखो कितना आ रहा है, कॉट थीटा हाफ आ रहा है ना, मतलब tan थीटा की वैल्यू यहां से 2 आ रही है. सो ये थीटा है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब ये हो गया रूट 5. सो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 5, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी 10 रूट 5. सो v की वैल्यू आ रही है 10 रूट 5, ये याद रखना अभी अगले स्टेप के लिए. 10 रूट 5 और tan थीटा 2 आ रहा है. ठीक है, सो मेजर क्या किया था मैंने, ये वाला लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से सॉल्व किया था. तो आगे चलते हैं. tan थीटा 2 आ रहा है ना, अच्छा तो वो आ जाएगा 1 बाई रूट 5. हाँ, तो वो वैल्यू हो जाएगा 10 रूट 5.
2/√5 आएगा, 2/√5 आएगा साइन थीटा। हाँ, तो v की वैल्यू जो आएगी 10/2/√5 मतलब 5√5। यही आंसर आई थिंक। Velocity of swimmer with respect to water is equal to velocity of swimmer with respect to still water. Velocity of swimmer with respect to water is equal to velocity of swimmer with respect to still water। ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तुम वेलोसिटी ऑफ स्विमर में ग्राउंड का वेलोसिटी ऐड करोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्विमर का वेलोसिटी है वो ऐड करोगे इसमें, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। मतलब ये टर्म आएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में उसका खुद का वेलोसिटी प्लस रिवर का वेलोसिटी माइनस VRG। सो ये और ये कटा, ये आ गया VS। इस वजह से मूविंग वाटर में या फिर स्टिल वाटर में दोनों का रिस्पेक्ट में अगर तुम वेलोसिटी लोगे तो वो स्विमर का खुद का वेलोसिटी आएगा, वो VS आएगा। ये आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है, परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किया था इसमें भी यही करेंगे। मैं बता देता हूं जल्दी से, इसको हटा रहा हूं मैं। सो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री। यहां पे कहीं पे B है और यहां पे कहीं पे A है। सो A और B के बीच में गैप दे रखा है 1000 किलोमीटर एंड द विंड इज ब्लोइंग नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो विंड जो है यहां पे ब्लो कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। सो एट व्हाट एंगल शुड द पायलट स्टार्ट द प्लेन? मान लो पायलट जो है यहां चला, ये एंगल जो है बोला जा रहा है कि इस लाइन AB से साइन इनवर्स 1/n पे है, इस एंगल को मान लो थीटा। यहां पे प्लेन चल रहा है, यहां पे ये चल रहा है, ये एंगल थीटा कैलकुलेट करना है अपने को, ये सवाल में पूछा जा रहा है। सो प्लेन की स्पीड यहां पे है कितना दे रखा है 150 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो AB लाइन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लाइन ड्रॉ करो। तो क्या विंड का इधर का स्पीड इज इक्वल टू प्लेन का इधर का स्पीड? ये दोनों बैलेंस होगा तभी दोनों का कंपोनेंट इस लाइन पे आएगा। सो इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 150 साइन थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, 150 साइन थीटा इज इक्वल टू 20, ये 30 है तो ये 60, 20 cos 60। सो साइन थीटा की वैल्यू एक ही स्टेप में आ जाएगी जो कि आएगी 20/2 इंटू 150। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। सो 25 में बोला गया है कि द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, सॉरी, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल टू द ड्राइवर ऑफ अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो कार जो है इधर चल रही है, इधर चल रही है 7 मीटर पर सेकेंड से। तो जब ये देखेगा रेन को तो इसकी स्पीड इधर आएगी, उल्टी रेन में जुड़ेगी जाके। एक स्पीड रेन का इधर मान लो x, एक स्पीड इधर मान लो y। तो रिजल्टेंट अभी यहां पे है 37 डिग्री पे, रिजल्टेंट जो है इस सभी का 37 डिग्री पे है यहां पे। फिर बोला जा रहा है कि इसकी स्पीड 7 से 25 हो रही है, 7 से 25 हो रही है और एंगल विद द वर्टिकल अभी भी 37 है। इसका मतलब ये जो अगला डायग्राम बनेगा, अगले डायग्राम में ये जाएगा इधर 25, ये जाएगा इधर y, ये जाएगा इधर x। ये जो 37 डिग्री है ये उधर से इधर की तरफ आ जाएगा,
अभी भी देखो वर्टिकल के साथ 37 डिग्री है। ये है तुम्हारा दोनों डायग्राम्स, पहले केस के लिए, दूसरे केस के लिए। इसी में एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है अपने को। सो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? यहां पे tan 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y माइनस 7 बाई एक्स, और यहां पे tan 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 25 माइनस वाई अपॉन एक्स। इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 25 माइनस वाई आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी, इधर ये उधर मतलब 16। सो y की वैल्यू 16 आएगी, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी अपने को 16, और ये हो गया 9, 3/4 9, मतलब ये हो गया कितना हो गया, ये 3/4 और ये 9, 3 3 12, ये हो गया 12। सो इन दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके रूट करो, स्क्वायर करके रूट करोगे तो 400 का रूट आएगा, दैट इज 20। सो n की वैल्यू आ जाएगी 5। सो वी नेट होगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर मतलब 144, 16 का स्क्वायर मतलब 256। सो ये हो जाएगा 400, मतलब ये हो जाएगा 20। सो n की वैल्यू आ जाएगी 5। क्वेश्चन सॉल्व। सो ये सारे इंटीजर्स हैं इसमें, इस तरीके के क्वेश्चंस है। बीच के क्वेश्चन बच रहे हैं 11 से लेकर 16 तक, रिलेटिवली बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। सो अभी करना है तुम्हें? इसमें क्वेश्चन नंबर 11 मार्क कर लो, मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 15, बस यही दो ठीक है, बाकी सब एक जैसे ही है जैसा हमने किया है। तो ये क्वेश्चंस कर लेना तुम, ठीक है। और टेस्ट जो होगा 4 सवा 4 से कर लेते हैं। कब से करना है? 4 बजे से कर लो, ठीक है। 4:15 से बोल दूंगा मैं, ठीक है।